सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 4 में आप सबका स्वागत है। एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है उसी स्कूल फील्ड कंपटीशन को, वो अब चालू हो चुका है। अनाउंसमेंट किया जाता है रनर्स को ट्रैक पे आने के लिए। वहीं पे हम देखते हैं मिस चायन और उसके साथ बाकी कॉम्पिटिटर्स को जो कि रेडी हो रहे हैं दौड़ने के लिए। तभी बीप होता है और वो सब दौड़ने लगते हैं। मिस चायन की पैर पे देखते हैं एक पट्टी लगा हुआ है, फिर भी वो दौड़ रही है। अपने सारे कॉम्पिटिटर्स के साथ बहुत तेजी से दौड़ने की कोशिश करती है और कुछ ही देर बाद देखते हैं बहुत मुश्किल के बाद वो कंपटीशन जीत जाती है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम उसे एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखते हैं। वो अपने पैर से अपने सॉक्स को उतारती है और वहीं पे उसके पैर में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। पैर की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो सोचने लगती है ऑल्दो मैंने पहला पड़ाव तो पार कर लिया है, पर क्या ऐसे इस पैर के साथ मैं बाकी पड़ाव भी खेल पाऊंगी? ये सच में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। वो बहुत ज़्यादा सैड होती है, पर तभी आवाज़ आता है, क्या तुम अपने इंजरीज को ऐसे ही छुपा के दौड़ना चाहती हो? वो घूमती है और वहाँ पे देखती है, वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि जीन आया था उससे मिलने। उसे देख के वो पहचान नहीं पाती और सोचती है ये बंदा कौन है? क्या ये वही है ना जो ट्रैक एंड फील्ड क्लब का पार्टिसिपेंट है? और वो तो हाई स्कॉलर भी है। जीन कहता है अगर तुम ऐसे ही अपने इंजरीज को इग्नोर करते हुए दौड़ती रहोगी तो तुम्हें पता है क्या होगा। एक वक्त आएगा तुम्हें तुम्हारी इंजरीज के लिए हॉस्पिटल की बिल देते देते अपनी ज़िंदगी बिताना होगा और तुम रनिंग तो कर ही नहीं पाओगी, और अगर करोगी भी तो भी बहुत अच्छा दौड़ नहीं पाओगी, और इस डिसीजन के लिए अपने आप को हर वक्त पूरी ज़िंदगी कोसोगी। पता है ये एक मेरी एक दोस्त की ही स्टोरी है। मिस चायन उसकी तरफ देख रही थी, तभी उसके पास से वही बहुत ही अच्छा सेंट मिलता है। वो सोचती है वाह एक नाइस सेंट, और कहती है थैंक यू तुम्हारे कंसर्न के लिए, पर मैं उसके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तभी देखते हैं जीन उसके पैर को छूता है और कहता है यहीं पे रुको। जीन उसके पैर को छूता है। ये देख के मिस चायन को बहुत ज़्यादा झटका लगता है। वो शर्मा जाती है और कहती क्या? पर तभी कुछ देर बाद अपनी पैर की तरफ देखती है कि उसकी पैर अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। जीन कहता है बस हो गया, अब दौड़ो बिना किसी रिग्रेट्स के। वो ये करके जाने लगता है। तभी वो कहती है रुको, क्या हम लोग इससे पहले भी कहीं मिले हैं? ये सुन के जीन थोड़ा सा चुप रहता है और तभी स्माइल करता है और कहता है रनिंग। ये सुन के मिस चायन को कुछ भी समझ नहीं आता और वो कहती है क्या समझी नहीं कुछ? जीन कहता है मान लो कि हम दोनों रेस करेंगे, अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारे हर सवालों का जवाब दे दूंगा। पर यह सुन के मिस चायन को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो कहती है क्या तुम तो हाई स्कूल टीम से हो है ना? मैंने देखा है तुम्हें भागते हुए। तुम जितने बार भी भागे हो, जितने सारा कंपटीशन भी भागे हो, हर कंपटीशन को तुमने जीत लिया है, और तुम्हें लगता है मैं तुमसे जीत पाऊंगी? जिन कहता है आई सी, पर क्या तुमने इतनी जल्दी हार मान लिया? मिस चायन कहती है ओके, तो फिर फाइनल रिजल्ट आने के बाद कभी अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो फिर क्या तुम मुझे मेरे सवालों का जवाब दोगे? ये बात सुन के वो थोड़ा सा हंसता है और सोचने लगता है वो सच में बहुत ज़्यादा प्योर और नाइव है, बड़ी हो या फिर छोटी। सीन शिफ्ट होता है। तभी हम जीन को भागते हुए देखते हैं। ऐसे ही बहुत सारा कंपटीशन भागता है। दिन गुजरता जाता है, महीना गुजरता जाता है, एक के बाद एक सीजन्स आता है। हम जीन को भागते हुए देखते हैं, हर एक कंपटीशन में पार्ट्स लेते हुए देखते हैं। तभी देखते हैं बहुत वक्त बीतने के बाद एक दिन जब वो अपने स्कूल से बाहर आ रहा था, वहीं पे हम देखते हैं मिस चायन उससे वहाँ पे मिलने आई थी। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं इंग्लिश उसे पढ़ा रहा है। 15 को उसका सी सेट है। मोबाइल में हमें डेट दिखाया जाता है 24 दिसंबर, मतलब अगले दिन क्रिसमस। सीन शिफ्ट होता है। क्रिसमस के रात को देखते हैं चारों तरफ सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश है। और उसी वक्त हम जीन को देखते हैं। वो अपने ड्रेस को देख के, अपने अपीयरेंस को देख के सोचने लगता है मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ जो कि सी सेट दिया है, पर फिर भी मेरे ये ड्रेस ये कुछ ज़्यादा ही सिंपल नहीं है। तभी जाते जाते एक शॉप में एक बहुत ही अच्छे ओवरसाइज कोट को देखता है। उसे देख के वो पसंद आ जाता है और तभी देखते हैं अपने शैडो और मैजिक की मदद से वो उस कोट को पहन लेता है और कहता है कैसा लग रहा हूँ? तभी वहाँ पे टास्क को देखते हैं। वो कहता है बहुत अच्छे माइलिक। जिन तभी सोचने लगता है 3, 2, 1 और पीछे मुड़ते हुए कहता है और तभी देखते हैं उसके पीछे मिस चायन उसको आके छूने ही वाली थी। वो कहती है ऐसा लगता है कि तुम्हारे पीछे भी आंखें हैं।
और फिर कहती है तुमने अभी तो अपना सीसेट कंप्लीट किया है ना, पिछले महीने। कॉन्ग्रेचुलेशंस उसके लिए। मैंने सुना कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए हैं, तो फिर तुम उस यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहे हो। जिन कहता है क्योंकि वहाँ पे स्कॉलरशिप जो अमाउंट मुझे दिया जा रहा है, और उसके अलावा भी मैं ओवरसीज जा रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी से मिलना है वहाँ पे। ये सुन के मिस चायन को थोड़ा सा जेलसी फील होता है और वो कहती हैं जिससे तुम मिलने जा रहे हो क्या वो कोई लड़की है। जिन हंसता है और कहता है किसे पता। ये सुन के मिस चायन को गुस्सा आ जाता है और वो मुंह फुलाने लगती है, पर तभी कुछ देर बाद कहती है क्या तुमको हमारी प्रॉमिस याद है। जिन कहता है कौन सा प्रॉमिस। तुम मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब दे दोगे जब मैं तुम्हें रनिंग में हरा दूंगा। जिन कहता है बिल्कुल बिल्कुल याद है। तो फिर चलो, वक्त आ चुका है। वो पेड़ दिख रहा है ना तुम्हें, अगर मैं वहाँ पे सबसे पहले पहुँच गई तो तुम मेरे सारे सवालों का जवाब दे दोगी। जिन कहता है पर क्या जानना है तुम्हें इतना। वो कहती है सब कुछ। तुम क्या सोचते हो और जिस पर्सन के साथ तुम मिलने जाना चाहती हो यूनिवर्सिटी में, वो मेल है या फिर फीमेल। और जिन कहता है और उस रनिंग कंपटीशन से पहले भी क्या हम कभी किसी और जगह में या फिर किसी और दुनिया में मिले हैं। जिन ये सुन के बहुत ज़्यादा चौंकता है और तभी स्माइल करते हुए कहता है ठीक है। तभी देखते मिस चायन अपना स्कार्फ उतारती है और जिन के गले में पहनाते हुए कहती है अगर तुम मुझे पसंद करते हो, अगर करते हो तो तुम यहाँ से हिलोगे तक नहीं। जिन ये सुन के बहुत ज़्यादा चौंकता है और वहीं पे खड़ा का खड़ा रहता है। मिस चायन को हम भागते हुए देखते हैं। जिन बाहर से हिल भी नहीं पाता। तभी उसके शैडोज जैसे कि टास्क, इग्रिस, बेलियन, बेरू सभी बाहर आते हैं और कहने लगते हैं वाह माइलिक, आप तो कम्प्लीटली लॉस्ट हो चुके हो। और एक कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, वो एक्चुअली एक बेट हार चुका है। टास्क कहता है माइलिक तो गया। बेरू कहता है माय किंग, आपको अभी भागना चाहिए, भागना शुरू कर देना चाहिए। पर जिन मिस चायन को देख रहा था सामने दौड़ते हुए। उसे उसकी पुरानी मिस चायन अब मिल चुकी थी, जिससे वो प्यार करता था, जिससे वो प्यार करता है। मिस चायन अभी भी भाग रही है, पर जिन उसे देखते हुए स्माइल करे जा रहा है। उसे मिस चायन के साथ बिताई हुई सारे वक्त याद आ रहा है, जब उसने उससे पहली बार पूछा था क्या तुम मुझे लाइक करती हो। पहली बार जब मिस चायन ने कहा था वो मेरी दोस्त है, एक दोस्त जिसे मैं बचाने आई हूँ। और तभी देखते हैं मिस चायन उस पेड़ को छू लेती है। यहाँ पे जिन अभी भी अपने ख्यालों में खोई हुई है, जहाँ पे पहली बार जब काइसल के साथ उसके साथ बाहर गई थी, पहली बार जब आसमान को दोनों एक साथ देखी थी, जब उसने उसे लास्ट बार के लिए कॉल किया था और प्रॉमिस किया था कि वो उससे मिलने आएगा। मिस चायन को देखते हैं, तभी वो कहती है मैं जीत गई, राइट मैं जीत गई ना। जिन को देखते हैं, वो स्माइल करे जा रहा है और सामने की तरफ जा रहा है। शैडोज को कहता है शैडोज, मैं चाहता हूँ तुम सब अपनी आंखें बंद कर लो। धीरे धीरे हम देखते हैं वो मिस चायन के पास जा रहा है। रात बहुत हो चुके हैं। आसमान से हम देखते हैं थोड़े थोड़े करके बर्फ गिरने लगते हैं। मिस चायन उसे सामने आते हुए देख के अपने आँख बंद कर लेती है और वहीं पे हम देखते हैं दोनों एक दूसरे को पहली बार उस ट्री के नीचे किस करते हैं। सीन शिफ्ट होता है किसी और जगह पे। एक अजीब से दुनिया को देखते हैं, एक दुनिया जहाँ पे चारों तरफ बस पर्पल कलर है, द वर्ल्ड ऑफ रेस्ट, या फिर आप बोल सकते हो शैडो की दुनिया। यहाँ पे बहुत अजीब से जगह और बहुत बड़े बड़े महलों को देखते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक ड्रैगन को, जो आके कहता है हेलो टूथ। तभी पीछे से और एक बंदा कहता है हेलो टूथ जनरल। और यहीं पे हम टास्क को देखते हैं, वो पीछे मुड़ते हुए कहता है गुड मॉर्निंग। या फिर मैं क्या कहूँ, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि शैडोज़ की दुनिया में या फिर इस दुनिया में दिन और रात नहीं होते। तभी देखते हैं वहाँ पे बेरू आता है एक रोप के साथ। उसे देखते हुए टास्क खुश होता है और कहता है आई गेस ये कंप्लीट हो चुका है कमांडर बेरू। बेरू कहता है हाँ कैसा है देखो। टास्क उसे हाथ में लेता है और कहता है ये रोब बिल्कुल वैसा है जैसे कि पहले हमारे लीग पहना करते थे। टास्क उसे लेके बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है मैं आपको कैसे थैंक यू कहूँ कमांडर बेरू। बेरू कहता है मैं कैसे तुम्हें मना कर सकता था जब तुमने कुछ ऐसी चीज़ मांगी जो कि माई लीग पहना करते थे। तभी हम टास्क को उस रोब को पहनने हुए देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा ऑसम लग रहा था। ये देख के सारे के सारे शैडोज़ भी उसे कहते वाओ सच में आप अच्छे लग रहे हैं। बेरू तभी उसके हाथ में और वो ओबराइज देख के कहता है तुम्हारे हाथ में ये जो मार्बल है ये अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा सा बनाओ।
उसके अंदर इसे रखो, वही अच्छा लगेगा। उसके बाद सुन के टास्क बियर डॉब्स को बुलाता है और उसके लिए एक अच्छी सी कोई चीज़ बनाने के लिए कहता है ताकि वो इस मार्बल को अच्छी तरह से रख पाए। पीछे देखते हैं बियर डॉब्स को, वो भी खुशी खुशी ये काम ले लेते हैं और कहते हैं हम कुछ ऐसा ज़रूर बनाएंगे जो कि आपको बिल्कुल पसंद आएगा। तभी हमें नरेटर कहता है ये है द वर्ल्ड ऑफ रेस्ट, एक ऐसी दुनिया, एक इतनी लंबी और इतनी बड़ी दुनिया, इसी के अंदर 10 मिलियन शैडो सोल्जर्स रहते हैं, सब कोई एक दूसरे की मदद करते हैं यहाँ पे। तभी हमें पूरे मैप को दिखाया जाता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों की एरिया है, जैसे बेलियंस का मिलिट्री ट्रेनिंग एरिया, डिमन कसल, प्लेयर्स जॉब सेंस एरिया, एशबॉर्न का बैटलफील्ड एरिया। ऐसे ही करते करते अलग अलग जगह में डिवाइड किया हुआ है पूरे मैप या फिर पूरे जगह को। जो शैडो सोल्जर्स है वो अपने लीग से स्ट्रांगली कनेक्टेड है, इस लीग के दिमाग से स्ट्रांगली कनेक्टेड है। मतलब उनके लीग यानी जीन या फिर शैडो मोनार्क जितना ज़्यादा ताकतवर होगा, उन लोगों का पेयर उनके लिए और ज़्यादा बढ़ता रहेगा। यहाँ तक कि जिन सारे शैडोज़ या फिर जो लोग पहले सिर्फ डिस्ट्रैक्शन चाहते थे, वो लोग भी अब बदल रहे हैं, उनके अंदर भी अब इमोशंस आ रहे हैं। इमोशंस जो कि ह्यूमंस के अंदर होते हैं, ये उनके लिए भी बहुत एक रिफ्रेशिंग चीज़ है जिनके पास हार्ट ही नहीं है या फिर जिनके दिल बिल्कुल खाली है। तभी हम बहुत सारे टाइटन्स को देखते हैं जिनको कि शायद जिन ने मारने के बाद शैडो बना लिया है। बेलियन उन्हें सिखा रहा है कैसे क्या करना है और अच्छे से खड़े रहने के लिए, प्रॉपरली खड़े रहने के लिए कहता है। यहाँ पे हम इग्रिस को देखते हैं जो कि बाकी शैडोज़ को पढ़ा रहा है, मतलब वो इस दुनिया का टीचर है बोल सकते हैं। हमें नरेटर कहता है शैडोज़ जो कि सो रहे होते हैं, सोल्जर्स जो कि अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, या फिर सोल्जर्स जो कि काम के बीच में बातें करते हैं, सोल्जर्स जो कि एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं, लड़ते हैं पर बाद में गले मिलते हैं। उनमें से हर एक किसी का अब अलग अलग पर्सनालिटीज़ है जो कि इसी दुनिया के अंदर रहते हैं। और तभी हम बहुत बड़े से लंबे से कसल को देखते हैं और वहीं पे बहुत सारे ड्रैगन्स को भी उड़ते हुए देखते हैं। इस पूरे खूबसूरत पर्पल दुनिया को दिखाया जाता है जिसका आसमान पर्पल है और चारों तरफ बस जीन का शैडोज ही है। तभी हमें किसी की आवाज़ सुनाई देता है, वो कहता है ओह फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है। ये और कोई नहीं टास्क था। उसके हाथ में ऑर्ब ऑफ अबराइस से बनाया हुआ एक बहुत सुंदर सा एक हथियार है, लंबा छड़ी को देखते हैं। वो कहता है वाह ये सच में बहुत सुंदर है। बियर्ड ड्वार्फ्स कहता है सच में आपको पसंद आया, मुझे लगता है कि ये आप पे जचेगा। तभी वहाँ पे बड़े बड़े टाइटन्स आते हैं। वो उन सबको देख के कहता है हाँ तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो लोग कहते हैं बेलियन ने हमें यहाँ पे आने के लिए कहा। कुछ देर बाद तभी पीछे से आवाज़ आता है यहाँ पे बुद्धू की तरह क्या करे जा रहे हो। वो पीछे देखते हुए गुस्से में कहता है क्या तुमने मुझे ऐसे कहने की हिम्मत कैसे की जब मैंने माइलिक की जैसे रोब पहना हुआ है, कौन हो तुम। और तभी पीछे देखता है और कहता है ओहो आई लव यू कमांडर। इग्रिस को पहले समझ में नहीं आता पर बाद में कहता है मैं तुम्हारे इतने अच्छे वर्ड्स का ऑलवेज थैंकफुल रहता हूँ। वो हंसते हुए कहता है और क्यों आप यहाँ पे आए हैं और मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। इग्रिस कहता है जल्दी ही ये शुरू होने वाला है, तुम्हें नहीं लगता कि हर एक जनरल रैंक सोल्जर्स को उनके इस वक्त के लिए यहाँ पे रहना चाहिए और उनके लिए चीयर करना चाहिए। तभी सब बाहर की तरफ देखने लगते हैं। टास्क देखते ही पूरी तरह से हैरान होता है और कहता है क्या फाइनली माइलिक मिस चायन से मिल रहे हैं। और तभी वो लोग सामने मिस चायन और जीन को मिलते हुए देखते हैं। जैसे कि पहले भी कहा गया था, वो लोग जिनके माइंड से कनेक्टेड है, मतलब जिनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब देख पाएंगे, वो भी अपने ही दुनिया में रह के। तभी यहाँ पे हम कुछ अजीब चीज़ देखते हैं। टास्क को ये देख के बहुत ज़्यादा दुख होता है पर बाकी सारे शैडोज उसके लिए चीयर करने लगते हैं। इग्रिस ये सब देख रहा था। तभी देखते हैं कुछ सीरियस होता है और अपने पास्ट के बारे में सोचता है। स्टोरी आगे बढ़ने से पहले मैं बोल दूँ, यहाँ पे अब से मैं स्टोरी कंटिन्यू करते जाऊँगा और पिक्चर्स दिखाते जाऊँगा, क्योंकि यहाँ से हम इग्रिस के पूरे पास्ट को देखेंगे। तो क्यों वो उस डेंजन में गया था, मतलब हम उसके पूरे पास्ट को या फिर उसके पूरे हिस्ट्री को देखेंगे। मैं स्टोरी के साथ पिक्चर दिखाऊंगा, अब देखते रहिएगा। वो जीन को देख रहा था और तभी कहता है ये उसी वक्त की बात है जब एक इमेजिनरी स्पेस बनाया गया माइलिक की पावर से। वहीं पे था जब मैंने इससे पहली बार मिला था। और हम उसी डेंजन को देखते हैं, उसी कासल को देखते हैं जहाँ पे जीन पहली बार इग्रिस से मिला था और जीन पहली बार आर्मर सोल्जर से लड़ रहा था। मेरा मिशन था उसे टेस्ट करना, वो जो इस महल के अंदर, इस डेंजन के अंदर एंटर करेगा। माई लीग देखना चाहते थे कि जिस ह्यूमन को उन्होंने अपने वैसल के रूप में चूज़ किया है,
क्या वो सच में उनके उनके पावर्स के या फिर उनके वेसल बनने के लायक है कि नहीं। मैं जानता था कि यही माई लीग की तरफ से लास्ट ऑर्डर है। तब मुझे लगा था यही शायद मेरे लिए फेयरवेल है, जब माई लीग ने रूलर्स को फॉरगिव कर दिया था। ये सब कुछ होने के बावजूद माई लीग ने एक छोटे से तुच्छ ह्यूमन को अपना वेसल बनाया या फिर उसमें इंटरेस्ट दिखाया। इसका कोई अच्छा रीज़न होना ही चाहिए। और तभी देखते हैं वो एजमॉन के सामने नील करा हुआ है और कहता है, माई लीग्स ऑर्डर आर एब्सोल्यूट। मैं कुछ नहीं पूछूंगा और उनके इंटेंशन को डिस्करेज नहीं करूंगा। हर वक्त मेरा जवाब होगा, मैं उनकी ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा। यही तो मैं कर सकता हूँ। और तभी देखते हैं वो शैडो सोल्जर या फिर शैडो कमांडर से फिर से अपने पहले वाले रूप, मतलब जिनने जिस इग्रिस से फाइट किया था उस रूप में आ जाता है। वो कंटिन्यू करते हुए नरेट करते हुए कहता है, मेरे पावर सील होने के बाद मैं वहीं पे अकेला उसी इमेजिनरी दुनिया में खड़ा था, उसके इंतज़ार करते हुए, उसकी टेस्ट लेने के लिए उसी जगह पे खड़ा हुआ था। मैं सोच रहा था कि ये जगह, जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ, इस जगह को ह्यूमंस या फिर इस दुनिया के लोग क्या कहते हैं, डेंजन्स। और ये जो मेरा रूप है, ये तो पहले वाला रूप है, माई लीग से लड़ने के पहले वाला रूप। हाँ, मुझे पता है वर्ल्ड ऑफ रेस्ट में इनफाइनाइट ऑथोरिटी है, पर फिर भी लगता है जैसे कि मैं उसी दिन या फिर उसी वक्त में वापस आ चुका हूँ। डिज़ाइनर ने सच में बहुत अच्छा काम किया है। माई लीग का पावर यूज़ करके सच में एक बहुत अच्छी और अजीब दुनिया बना दी है, बिल्कुल असली जैसा। तभी वो अपने सामने उसी थ्रोन को देखता है और जाके उस थ्रोन में जाके बैठता है और कहता है, क्या वो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है? मैं उसकी प्रेजेंस दरवाजे के उस तरफ महसूस कर सकता हूँ। आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए इस जगह पर वेट कर रहा हूँ। वो बैठा हुआ है, इंतज़ार कर रहा है, पर तभी कुछ देर बाद उसके दिमाग में कुछ हिट होता है और कहता है, पता नहीं, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, जैसे कि मैं एरोगेंट बिहेव कर रहा हूँ। जो भी हो, उस बंदे के अंदर माई लीग का कुछ अंश तो है, कुछ हिस्सा तो है, कुछ कॉन्शियसनेस तो है। मैं ऐसे नहीं कर सकता। वो इधर उधर देखने लगता है, कहाँ जाएगा सोचने लगता है। पर जब तक वो सोचता, उससे पहले ही हम देखते हैं जिन दरवाज़ा खुल के अंदर आ जाता है। और इसीलिए हम देखते हैं वो उसी महल के या फिर उसी कसल के एक पिलर के पीछे छुप जाता है। वो सोचता है, क्या यही बंदा है जिसे माई लीग ने चूज़ किया है। और तभी वो बाहर आते हुए सोचने लगता है, ठीक है, अगर माई लीग ने मुझसे कहा है कि मुझे इसे टेस्ट करना है, तो फिर अगर मुझे लगा कि ये उनके पावर्स का अनवर्दी है, तो ये बंदा मेरे ही हाथों से मरेगा। और ये सोचते हुए वो पहली बार जिनके सामने आता है और सोचने लगता है, ऑल राइट, मैं तुम्हें टेस्ट करूँगा। और तभी उन दोनों का फाइट शुरू होता है। पर पहले तो जिन उससे हार रहा था, बहुत बुरी तरह से हार रहा था। ये देख के बार बार इग्रिस को लग रहा था कि वो पावर्स का वर्दी नहीं है। बार बार उसे डिसअपॉइंटेड फील हो रहा था, क्योंकि जिनके पास ना टैलेंट है और ना कोई एबिलिटी जो कि इग्रिस जब अलाइव था यानी जिंदा था उसके पावर्स को मैच कर सके, उसके हिसाब से इग्रिस उससे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो तो बस इग्रिस के अटैक को डॉज कर रहा है। पर तभी कुछ देर बाद देखता है जिन अपने हथियार को छोड़ के हाथों से लड़ने की कोशिश कर रहा है। पर तभी वो भी ऐसा ही करता है और जिन को बुरी तरह से वहाँ पे मारने लगता है। जितनी बार मारता उतनी बार वो सोचता है, डिसअपॉइंटिंग, हाउ डिसअपॉइंटिंग। पर लास्ट मोमेंट पे जब वो उसे मारने जा रहा था और सोचने लगता है, तुम उस थ्रोन या फिर माई लीग के पावर का बिल्कुल हकदार नहीं हो, अब मैं तुम्हें मार दूंगा। और जब वो उसे मारने जा ही रहा था, तभी जिन उसकी अटैक को रोकता है अपने हाथों से। यह देख के वो बहुत ज़्यादा चौंकता है और वहीं पे जिन अचानक उसके ऊपर हमला करके उसे वहीं पे मार देता है। और वो सोचता है, दिस इज़ हाउ आई लॉस्ट, मैं उससे हार गया जो कि मुझसे कई गुना कमज़ोर था। अब मैं समझा उसकी आँख वो बिल्कुल माई लीग के जैसा ही है। हाँ, मानता हूँ मैं हार गया, पर क्यों? क्या मैंने अपना गार्ड डाउन कर ली थी, या फिर उसके पास इतना ज़्यादा टेंसिटी है इसके लिए, या फिर वो हार नहीं मानता इसके लिए? मुझे पता नहीं कि मुझे खुश होना चाहिए था या फिर कुछ और, पर मैं इतना जानता हूँ कि मैं उससे हार गया और उसके बाद मैं उसका शैडो बन गया। और पहली बार उसके साथ काम करने के बाद उसने मेरी तारीफ़ की। मैं उसके इस गुडविल के लिए सच में उसका बहुत ज़्यादा थैंकफुल होने लगा। वो मेरा मास्टर,
मेरा दोस्त और मेरा कॉमरेड सब कुछ था, सब कुछ है और रहेगा। मैंने उसके साथ बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारे, और उसके बाद धीरे धीरे रियलाइज़ करने लगा उनके लिए जो प्यार वो धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ रहा था, और ज़्यादा डीप होता जा रहा था। मैं अपने ओल्ड लीग यानी एशबॉर्न को धीरे धीरे भूलता जा रहा था। लास्ट में मैंने उसे ही यानी जीन को अपना मास्टर, अपना लीग मान लिया। और उसके बाद जब शैडो आर्मी जो कि डायमेंशनल क्रैक में फंसा हुआ था उन लोगों को बुलाया गया या फिर वो लोग आए, उसके बाद मैं मेरे बहुत पुराने दोस्त, बहुत पुराने कॉमरेड बेलियन से मिला। ऐसे ही समय बीतते गए, हम मोनाक्स के साथ फाइट करते गए। अब एक ऐसा वक्त आ चुका था जब हमारे सामने कोई भी कुछ भी नहीं था, कोई भी दुश्मन नहीं थे। हमारे मास्टर स्लोली और ज़्यादा ताकतवर होते गए और उसके साथ हम लोग भी ताकतवर होते गए। वॉर तब भी नहीं रुका था जब कप ऑफ रीइंकार्नेशन का यूज़ किया गया, उसके बाद भी वॉर चलता रहा। ऐसे ही 30 साल बीत गए। हमारे कोई भी दुश्मन हमारे सामने नहीं था, सामने था सिर्फ आर्मी ऑफ डिस्ट्रक्शन। और उसी में से एक ड्रैगन जिसने मुझसे कही थी, इग्रिस तुम तो एक वन ऑफ द विंग्स ऑफ द शैडो आर्मी हो, कैसे तुम एक ह्यूमंस की बात मान सकते हो? पर मैंने उसे ही मार दिया। हाँ, मैं भूल चुका था, हाँ मैं भूल गया हूँ। मेरा बिताया हुआ वक्त मास्टर के साथ, माई लीग के साथ बिताया हुआ वक्त इतना अच्छा था, इतना ऑनरेबल था कि मैं मेरे पुराने मालिक, पुराने लीग के बारे में भूल चुका था। पर ये सब कैसे और कब हुआ? कब मैं मेरे पुराने लीग को, मेरे पहले वाले लीग को, पुराने वाले मास्टर को भूलने लगा? और तभी हम उसी वक्त को देखते हैं जब मिस्टर बू जिनचुल जा रहे थे और उस वक्त इग्रिस आके जिन से पूछा था कि माई लीग आपने कुछ बताया क्यों नहीं, उनको याद दिला देना चाहिए था ना। पर तब जिन कहता है कभी कभी ना जानना भगवान की ब्लेसिंग्स होते हैं। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा था। हाँ, ये कोई बुरी बात नहीं है और ऐसा भी नहीं कि मैं कम्प्लीटली अपने पुराने मास्टर, पुराने लीग के बारे में सब कुछ भूल चुका हूँ। मैं हूँ एक नाइट, माई लीग का स्वॉर्ड, वन ऑफ द विंग्स जो कि शैडो आर्मी को लीड करते थे। और तभी देखते हैं 15 को जिनका सी सेट होने वाला है और पीछे से इग्रिस कहता है माई लीग आंसर तो आपको पता होना चाहिए, 14 क्वेश्चन का 2 नंबर 1 नंबर नहीं होगा। जिन कहता है ओ रियली, थैंक यू। ये सुन के इग्रिस खुश होता है और सोचता है माई लीग को आखिर असिस्ट कौन करेगा मेरे अलावा। और चिप कमांडर बेलियन, उनकी बॉडी तो बहुत ज़्यादा ह्यूज है, जैसे कि एक माउंटेन। या फिर कमांडर बेरू, हाँ वो स्मार्ट तो है पर आखिरकार वो एक इंसेक्ट है। सो एज एक्सपेक्टेड मैं जो कि नाइट्स एकेडमी से एक बहुत अच्छी ग्रेड और बहुत अच्छी रिजल्ट के साथ ग्रेजुएट हुआ हूँ, मैं ही तो हूँ जो कि माई लीग को समझा सकता है, उन्हें असिस्ट कर सकता है। पर तभी जिन कहता है पर 14 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर वो तो 1 नंबर ही होने वाला है, क्या तुम अपने लाइफ के ऊपर स्वेयर करके कह सकते हो कि वो नंबर 2 हो सकता है? ये सुन के इग्रिस थोड़ा सा सोचता है और तभी नर्वस होकर हम देखते हैं वो बुक में ढूंढने लगता है और कुछ देर बाद देखता है एक्चुअली में नंबर 1 ही आंसर था। और कहता है लगता है कि मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करना बाकी है, पर मैं अब भी आपके लिए खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ माई लीग। मैं उनका नाइट, मैं उनका स्वॉर्ड, उनका लड़ाई का मैदान, मेरे लड़ाई का मैदान। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। देखने के लिए शुक्रिया। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए।